नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 150 दिन में हिंदी साहित्य को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहला लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वो 60 दिन का लक्ष्य है, जिसमें हम पूरा गद्य साहित्य कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीकली शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जा रहा है ग्रुप पे, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं वीडियोज़ के माध्यम से आपको रिविज़न कराने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी तक हम कहानी कर चुके हैं, उपन्यास में हम पढ़ रहे हैं अभी। और उपन्यास में भी जो पिछला वीडियो था उसमें हमने उपन्यास और यथार्थवाद कर लिया था, और इसके अलावा हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास हम कर रहे थे। तो यही टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हम हिंदी विकास की जो यात्रा थी, हिंदी उपन्यास की जो विकास की जो यात्रा थी, उसमें प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद के दौरान का जो काल था उसके महत्वपूर्ण उपन्यास देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, एक बार पहला देख लें ताकि लिंकअप बन जाएगा, ठीक है। जो लोग उपन्यास से ही शुरू कर रहे हैं तो वो पिछले वीडियो से शुरू कर लें, आगे कंटिन्यूटी बन जाएगी। तो अभी हम देखते हैं प्रेमचंद के बाद में, प्रेमचंद पश्चात युग में उपन्यासों का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, पहले उस कालखंड की गतिविधियों को समझिए। प्रेमचंद के पश्चात अगर हम देखें तो देखिए, प्रेमचंद पूर्व देखा हमने, प्रेमचंद के दौरान देखा। प्रेमचंद के दौरान वाला मैंने आपको कहा था कि हम महत्वपूर्ण रूप से जब प्रेमचंद को पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अब क्या हो चुका, आज़ादी मिल चुकी है, ठीक है। प्रेमचंद पश्चात की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेमचंद के बाद में हमारे को क्या मिल चुकी है, आज़ादी मिल चुकी है। 1950 के बाद की बात है। आज़ादी से अब क्या हो चुका है, मोह भंग हो चुका है। मतलब आज़ादी के जो सपने देखे गए थे ना कि आज़ाद भारत में ये होगा, बहुत खुशियाँ होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वो नहीं हुआ। तो उससे क्या होगा, आज़ादी से एक मोहभंग देखने को मिलता है। दूसरा जो एक परिवर्तन आता है आज़ादी के बाद, वो था कि तीव्र शहरीकरण देखने को मिलता है। मतलब अंग्रेजों के काल में भारत में शहरीकरण जो था वो बहुत ही सीमित मात्रा में था, लेकिन जैसे 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 ही आज़ाद हुआ, शहरीकरण में तीव्रता आती है। ये हमने पिछले वाले में भी पढ़ा था कि जब शहरीकरण में तीव्रता आएगी तो स्त्री पुरुष संबंधों में क्या होगा, एक बदलाव देखने को मिलेगा। इसको हमने लिंक किया था नारी शिक्षा से भी। नारी जब मुख्य धारा में आ रही थी तो वो समकक्ष एक व्यवहार की अपेक्षा कर रही थी, जिससे स्त्री पुरुष संबंधों में एक तनाव देखने को वहाँ भी मिल रहा था। वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। फिर एक उपभोक्तावादी संस्कृति भी देखने को मिल रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति आप जानते हो कि केंद्र में उपभोक्ता रहता है। मतलब एक ये समझिए कि हर चीज़ खरीदने की एक जो प्रवृत्ति होती है उसको एक उपभोक्तावादी संस्कृति कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था उस कालखंड में क्या क्या बदलाव हुए। अब इन बदलावों के चलते किस किस तरीके के उपन्यास उस दौर में लिखे गए, ये हमें देखना है। देखिए, अपने नोट्स में लगभग 6-7 धाराएं दे रखी हैं, सारी महत्वपूर्ण नहीं है। 4-5 धाराएं हैं जो प्रेमचंद पश्चात युग में आपको ध्यान रखनी है। मैं टिक कर रहा हूं पहले कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण है, मार्क्सवादी महत्वपूर्ण है, सामाजिक यथार्थ के उपन्यास महत्वपूर्ण है, आंचलिक महत्वपूर्ण है। कुछ हद तक समकालीन उपन्यास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐतिहासिक, पौराणिक और नया उपन्यास थोड़ा कम भी लिखेंगे अगर अपने उत्तर में, नहीं भी ध्यान आएगा तो मुझे नहीं लगता इतनी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमारा फोकस इन पे होना चाहिए। तो जिस तरीके से हम देखते जा रहे हैं कि हमें क्या क्या देखना है, एक तो इसमें क्या हुआ, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी, कथानक कैसा है, पात्र कैसे हैं, शिल्प कैसा है, ये सभी हमें पता होना चाहिए। और दूसरा, इसके जो उस दौरान के जो लेखक हैं उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बस इसी 3 पैरामीटर्स पर हम इन चारों टाइप के उपन्यासों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो था वो था मनोवैज्ञानिक उपन्यास। देखिए, आप ध्यान कीजिए, मनोवैज्ञानिक कहानियों की हमने बात की थी जब हम कहानियों की बात कर रहे थे कि प्रेमचंद पश्चात के दौर में एक मनोविश्लेषणवादी कहानियों का दौर चला था, जिसको आगे बढ़ाया था, आगे जैसे जो लेखक थे उन लोगों ने आगे बढ़ाया था। सेम चीज़ उपन्यासों में भी होती है। तो ये शुरुआत होती है प्रेमचंद के दौरान प्रसाद से। प्रसाद मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास थे वो लिख रहे थे। ये बाद में क्या हो जाती है, प्रवृत्ति थोड़ी और बढ़ती है। अब इसमें ये प्रभावित किससे थे, तो एक सिगमंड फ्रायड, एक पश्चिमी जो विचारक हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद। उससे क्या है, प्रभावित है।
यही सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति के यथार्थ की पहचान उसके चेतन मन से नहीं बल्कि अचेतन व अवचेतन मन से होनी चाहिए। चेतन मन वो है जो कॉन्शियस माइंड, जो इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जब हम कॉन्शियस होकर कोई काम करते हैं उसको चेतन मन कहा जाता है। अवचेतन व चेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड, कि हमारे माइंड मतलब आप जब ये मान लीजिए कि आप जब चेतनावस्था में नहीं है, मान लीजिए नींद में है या ऐसी कोई परिस्थिति में है जब आपको चेतनता नहीं है, तब आप क्या करेंगे, क्या आपके विचार मंथन होंगे, क्या आपका एक्ट होगा, उसके आधार पर व्यक्ति के यथार्थ की पहचान की जानी चाहिए, ये सिद्धांत बोलता है। ठीक है। एक और सिद्धांत का मानना है कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है वो लिबिडो, काम चेतना, जिससे व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व क्या होता है, निर्मित होता है। कितना सही है गलत है इस चीज पे हमें नहीं जानना, पर यह सिद्धांत क्या बोलता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मूल व्यक्ति का काम चेतना को इन्होंने व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व कहा है। ठीक है। तो अब इसकी विशेषताएं क्या होंगी? अगर मनोवैज्ञानिक है तो देखें, मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान का क्या मतलब होगा कि हमारा जो माइंड की जो चीज़ें हैं वही हावी होंगी, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गौण हो जाएंगी। तो घटनाएं क्या होंगी, विरल होंगी। ज़्यादा महत्व किसको दिया जाएगा, चिंतन, मनन, मंथन, विश्लेषण, इन सबको महत्व दिया जाएगा, बाकी घटनाओं पर फोकस कम किया जाएगा। उदाहरण जैसे एक शेखर एक जीवनी, बहुत ही प्यारा उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में भी सेम तरह का विशेषताएं देखने को मिलती है। अब देखिए, बात है चिंतन, मनन, मंथन, विश्लेषण की, तो पात्र क्या बहुत ज्यादा होंगे? नहीं होंगे। तो पात्रों की संख्या क्या होगी, सीमित होगी। पात्रों के आंतरिक जो पक्ष हैं, आंतरिक जो व्यक्तित्व वाला पक्ष है, जिसका मन का उद्घाटन है, वो सूक्ष्म और बहुआयामी होगा। उसी चीज पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। बहिर्जगत के स्थान पर किस पर फोकस करेंगे, आप खुद ही बताइए, अंतर जगत पे, क्योंकि यहाँ पे मन की बात है। ठीक है। भाषा कैसे होगी, प्रतीकात्मक होगी। जब भी हम चिंतन मनंथन की बात करते हैं तो भाषा क्या हो जाती है, प्रतीकात्मक हो जाती है, ताकि अंतर्मन की गहराइयों में हम पहुंच सकें। जब अपन ब्रह्म राक्षस पढ़ते हैं तो वहां पर भी चूंकि ब्रह्म राक्षस से व्यक्ति के अंतर्मन में पहुंचना चाहता था लेखक, इसलिए उन्होंने बहुत ही प्रतीकों का सहारा लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट के रूप में आप याद रखो कि जब आपको आंतरिक मन की विशेषताएं बतानी होंगी तो आपको प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, इसी प्रतीकात्मक की बात जो की गई है, उसी प्रतीकात्मक भाषा का एक उदाहरण दिया है। मुझे ये पंक्ति बहुत ही अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ आप ऐसी पंक्तियों को जहाँ हो सके ना वहाँ कोट कीजिए। कुछ पंक्तियाँ होती हैं जो आपके अंतर्मन में गहरे स्तर पे छप जाती हैं। ये पंक्तियाँ उन्हीं पंक्तियों में से है। महिलाओं के लिए तो बहुत ही चरितार्थ पंक्तियाँ हैं। देखिए पंक्तियाँ क्या हैं, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। ये त्यागपत्र की मृणाल करिए, बहुत ही सशक्त पात्र है ये। आप पढ़ना ये त्यागपत्र, अगर नॉवल पढ़ सकते हैं कभी टाइम मिले, बहुत ही अच्छा नॉवल है। देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मतलब अपने बंधनों से मुक्ति पाने के लिए महिला जो कह रही है, मृणाल जो कह रही है, वो ये बताया गया। तो आप इसको जरूर कोट कीजिएगा। इसमें क्या है, प्रतीकात्मक भाषा, चिड़िया उड़ना, चिड़िया होना, ये सब क्या है, प्रतीकात्मकता है। ठीक है। फिर क्या है, प्रचलित नैतिक व्यवस्था की विकृतियों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नैतिक व्यवस्था की विकृतियां, जैसे नैतिक व्यवस्था की विकृतियां क्या करती थी कि भाई प्रेम से ज़्यादा अगर शादीशुदा हो तो ही काम संबंध होने चाहिए। इस टाइप के जो पुराने जो थॉट्स थे, उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ उन बंधनों से मुक्ति की संभावनाएं या मुक्ति देखने को मिलती है। जैसे नैतिकता का निर्णय काम संबंधों के आधार पर नहीं होना चाहिए, कि प्रेम संबंध के आधार पर भी तो काम संबंध हो सकते हैं। तो क्या आप उसको नैतिकता की दृष्टि से गलत मानोगे? पुराने टाइम में मानते थे, ऐसा ही था। अब वो बंधन क्या लगे हैं, खुलने लगे हैं। जैसे आज के समय में देखें तो ये बंधन पूरे तरीके से खुल चुके हैं। इसको नैतिकता की दृष्टि से उतना हे दृष्टि से नहीं देखा जाता जो आज से 50 साल पहले देखा जाता था। तो ठीक है, ये अब वो डेवलपमेंट यहीं से शुरू हुआ था। जैसे इसका उदाहरण है शेखर एक जीवनी में, शेखर व शशि का प्रेम ऐसी ही नैतिक वर्जनाओं को क्या करता है, तोड़ता है। तो ये आपको उदाहरण ध्यान रखना है। अगेन जैनेन्द्र का त्यागपत्र, त्यागपत्र की मृणाल और शेखर एक जीवनी, ये दो उपन्यास आप याद रख सकते हो रेफरेंस देने के लिए। ठीक है। फिर दूसरी जो धारा है वो है मार्क्सवादी। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, पुराने वीडियो में भी चर्चा की थी।
मेन क्या होगा, देखो मार्क्सवादी विचार क्या है ना, साहित्य के संदर्भ में यही कहा जाता है कि मार्क्सवाद जो है वो, उस पर मार्क्सवादी धारा का प्रभाव है। प्रगतिवादी जो उपन्यास धारा है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है और इसको ये मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण भी कहा जाता है। ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो इनका क्या मानना, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या कहती है, किसी भी समाज का बुनियादी ढांचा उसकी अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली में निहित होता है। ये समाज को जोड़ते हैं आर्थिक गतिविधियों से, ये इनकी ब्यूटी है, ठीक है। इनके हिसाब से समाज के दो ही वर्ग है, एक शोषक है, एक शोषित है। एक ग्रुप होगा जो शोषण करेगा, एक ग्रुप होगा जिसका शोषण होगा। इनके हिसाब से दो ही ग्रुप होते हैं। उदाहरण ये हमने यशपाल के उपन्यासों में भी देखा था, पार्टी कामरेड, दिव्या, द कामरेड, झूठा सच, झूठा सच बहुत ही अच्छा उपन्यास है। नागार्जुन का बाबा बटेश्वरनाथ, रांगे राघव का घरौंदा। 2-3 याद कर लेना यशपाल के, नागार्जुन के, उससे काम चल जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम पीएचडी करने की कोशिश करते हैं, हम सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको समझना होगा कि उत्तर वहाँ पर हमें या तो 3 पेज में लिखना है, 2 पेज में लिखना है, या मैक्सिमम 4 पेज में लिखना है। तो सब चीज़ें आप नहीं लिख पाओगे, आपको सांकेतिक होना ही पड़ेगा, इसलिए सब चीज़ें याद करने की कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है, आर्थिक समस्याओं, गरीबी व शोषण को क्या करते हैं, कथा वस्तु का आधार बनाते हैं। नायक कौन होगा, मजदूर वर्ग होगा या शोषित जो वर्ग होगा वो इसका नायक होगा। शोषण तंत्र की पहचान व इसके विरुद्ध संघर्ष की क्या करते हैं, प्रस्तावना करते हैं। वही जो मार्क्सवादी क्रांति वगैरह जो हमने पढ़ा था जीएस में, आप जो पढ़ते हो वही सारा साहित्य के फॉर्मेट में यहाँ पर मौजूद होता है। भाषा शैली क्या होगी, प्रतीकात्मक होगी क्या, बताओ, नहीं होगी, सीधे सीधे बताएंगे भाई क्या समस्या है ना। तो इसलिए भाषा शैली क्या होगी, सामान्य होगी, सपाट होगी। सीमाएं क्या है भाई, सिद्धांत, जब आप कोई थॉट प्रोसेस है, विचारधारा है, उसको साहित्य में थोपने की कोशिश करोगे तो शिल्प और जो साहित्य की जो ब्यूटी है वो नहीं निकल के नहीं आएगी, तो ये प्रॉब्लम आती है। फिर बाद के हैं सामाजिक यथार्थ। सामाजिक यथार्थ की शुरुआत कहाँ से हुई है बताओ, आप याद करो, प्रेमचंद के उपन्यासों से। हमने बात की थी कि प्रेमचंद के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ है, देखने को मिलता है। उन्होंने उपन्यासों की कर्मभूमि ही नहीं बदली, कायाकल्प कर दिया। उन्हीं के 2 उपन्यास थे, कर्मभूमि और कायाकल्प, ठीक है। तो प्रेमचंद की ये धारा क्या होगी, आगे कंटिन्यू होगी। कौन कंटिन्यू करेगा, भगवती चरण वर्मा, नरेश मेहता। भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र, नरेश मेहता का यह पथ बंधु था, ठीक है। इस टाइप के उपन्यास आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आज़ादी से मोह भंग की पीड़ा थी, जो मैंने आपको बताया 50 के बाद के जो दशक थे, 2-3 दशकों में ये देखा, फिर वो समाप्त हुई और उदासीनता व निष्क्रियता क्या होगी, पैदा होगी। तो बिखरे हुए समाज पर एक तीखा व्यंग्य, राग दरबारी। अरे भाई राग दरबारी, मैं बोल रहा हूँ, मैंने इतने इंटरव्यूज़ देखे हैं, इतने स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, ये जो राग दरबारी जो उपन्यास है, ये भाई इंटरव्यूअर्स का फेवरेट उपन्यास है, ये मान के चलो। राग दरबारी पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस साल राग दरबारी पे सवाल नहीं पूछा गया। बहुत ही, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी पे लिखा हुआ एक बहुत ही शानदार उपन्यास है, इसलिए राग दरबारी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सांप्रदायिकता, भीष्म साहनी का क्या है, तमस। तमस तो अवार्ड विनिंग है और हाईएस्ट सेलर भी इसको मिल चुका है, इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। तो भीष्म साहनी का तमस सांप्रदायिकता पर लिखा हुआ है। भीष्म साहनी जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फिर वही चीज़ें, तीव्र शहरीकरण, शहरीकरण से क्या होगा, मध्य वर्ग का उभार होगा। राजेंद्र यादव का एक सारा आकाश उपन्यास ध्यान रख सकते हैं। 2-3 ध्यान रखिए जिनको कोट करना है, ठीक है। फिर एक नई परंपरा देखने को मिली थी, वो थी किसकी, आंचलिक उपन्यास की। देखिए आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में देखें ना तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो अपने सिलेबस में है मेला आंचल, वो एक माइलस्टोन है। मतलब ये लगता है जैसे हम बोलते हैं ना कि टूथपेस्ट बराबर कोलगेट, फोटोस्टेट बराबर जेरोक्स, वही चीज़ है कि आंचलिक उपन्यास बराबर मेला आंचल, उस लेवल का ही उपन्यास लिखा गया है। बाकी चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं, लेकिन सवाल पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने पूछ रखा है, मेलांचल के अलावा आंचलिक उपन्यासों पर भी पूछ रखा है, तो थोड़ा पता होना चाहिए। विशेषताएं क्या होंगी, बहुत डिटेल में हम जब मेलांचल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या होती है, कोई नायक नहीं होता है, कोई खलनायक नहीं होता, उस जो क्षेत्र होता है, जो अंचल होता है, वही नायक होता है।
चरित्र, क्योंकि अंचल किससे मिलके बनेगा, पात्रों से मिलके बनेगा, डिफरेंट बहुत सारे लोग होंगे, तो चरित्रों की क्या होगी, अधिकता होगी। देखिए ऐसे आंचलिक उपन्यास का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो वो वहाँ का जो क्षेत्र होता है, अंचल जो होता है, उसका बहुआयामी व जीवन चित्र प्रस्तुत कर देना होता है। ठीक है, कि मतलब जो अंचल की जितनी विशेषताएं हो वो सारी प्रस्तुत करें, ताकि वहाँ का एक जीवन चित्र ऐसे लगे कि हम उसी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र का एक चलचित्र की भांति हमारे मानस पटल पर उभर कर आए। ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, कथानक की अगर हम बात करें तो कथा क्या होगी, बिखरी होगी, क्योंकि चरित्र क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। चरित्र अगर ज़्यादा होते हैं तो कथानक क्या होता है, कथा क्या होती है, बिखरती ही है। तो ठीक है, तो चरित्र व घटनाओं की अधिकता के कारण एक सूत्र में बांधना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ये आंचलिक उपन्यासों की विशेषताएं हैं। ठीक है, भाषा आप खुद अनुमान लगाइए। अगर अंचल की बात कर रहे हैं तो अगर उस क्षेत्र की भाषा आपने अगर शामिल नहीं की तो फिर आंचलिक उपन्यास कैसे सफल होगा वो। तो भाषा क्या होगी, देशज शब्द क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाए जाएंगे। प्रकृति का वर्णन भी विस्तार से होगा, क्योंकि अंचल को आप किस क्षेत्र में है, कहाँ पर है, ये आपको बताना पड़ेगा, तो प्रकृति का वर्णन भी विस्तार से होता है। अब एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि आंचलिक उपन्यास अचानक से तेजी से क्यों उभरे। तो देखिए, हमने दौर की बात की थी कि जो प्रेमचंद का जो पश्चात का दौर है उसके 3-4 विशेषताएं देखी। क्या क्या, शहरीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण, तीव्र मध्य वर्ग का उभार, ठीक है, संबंधों में बदलाव, ऐसे कई सारी चीज़ें हमने देखी। तो ऐसे ही आंचलिक उपन्यासों का उभरने के क्या कारण है ये हम देखेंगे। एक तो तीव्र शहरीकरण, तो वही आ जाएगा, आज़ादी से मोहभंग भी वही वाला पॉइंट आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट जो राजनीतिक लेवल पे आता है वो है कि लोकतांत्रिक राजनीति के कारण अब क्या हुआ है, गांव भी राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। वो देखो, सबको वोटिंग का अधिकार मिल चुका है। उस टाइम पे आप अनुमान कीजिए गांव में अधिकांश जनसंख्या रहती थी, तो गांव भी राजनीति के क्या हो जाएंगे, केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्या था, सीमित मताधिकार, अब क्या है, मतलब सबको मताधिकार मिल चुका है, तो चीज़ें अब बदल जाएंगी। तो ये एक कारण था। ठीक है, उदाहरण देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल तो आपको याद ही होगा। एक दो और याद कर लेना क्योंकि सवाल पूछा हुआ है। परती परिकथा, एक तो ये याद कर लीजिए, फणीश्वर नाथ का रेणु का ही है। एक नागार्जुन का है बलचलमा, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। राही मसूम राजा का है एक आधा गांव। ये कुछ आंचलिक उपन्यास आप केवल नाम याद कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो दो चार लाइनें इनके बारे में तैयार कर लो। आजकल जिस हिसाब से यूपीएससी सवाल पूछ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैला आंचल को छोड़ के अन्य आंचलिक उपन्यासों के बारे में सवाल किया जाए। फिर मैंने आपको बोले थे कि बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, पर नाम क्योंकि नोट्स में है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐतिहासिक व पौराणिक उपन्यास भी लिखे जाते थे इतिहास पुराणों के आधार पर। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, यशपाल का दिव्या, रांगे राघव का मुर्दों का टीला, तो ये आप नाम याद रख सकते हो। यशपाल की दिव्या तो आपको याद रहेगी ही क्योंकि सिलेबस में है। फिर है भाई नया उपन्यास, नई कविता, नई कहानी का जो दौर था जिसमें सब कुछ नया 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 की वो बात कर रहे थे, वैसे ही नए उपन्यास इन्होंने लिखा। वही चीज़ें आएंगी, आज़ादी से मोहभंग, शहरीकरण, मध्य वर्ग का विकास, बदलते संबंध, मीडिया एवं उपभोक्तावाद, सारी चीज़ें देखिए घूम फिर के वही आ रही हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदी साहित्य में बहुत कुछ नहीं है याद करने का, पर अगर समझ बैठ गई कि वही चीज़ों को लिंक करना सीख गए तो आपके लिए आसान होगा। तो इन्हीं चीज़ों को लिखना है। तीव्र शहरीकरण क्या होगा, तो क्या होगा, कहानियों में भी हमने देखा था, अकेलापन, अजनबीपन, अलगाव, आत्मनिर्वासन, ये होंगे। बदलते संबंध होंगे तो उपयोगितावादी समीकरणों पर तोले जाएंगे संबंधों को। नारी मैंने आपको बताया था केंद्र में आ जाएगी, क्योंकि नारी अब कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो वो समानता का भाव अपेक्षित है उसका, कि मुझे भी समानता का भाव मिले। नैतिकता और यौन चेतना का जो संबंध अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि नैतिकता का निर्धारण केवल कामुक संबंधों या यौन संबंधों के आधार पर ही नहीं हो सकता, इस चीज़ को चुनौती दी गई थी। ठीक है, मीडिया व उपभोक्तावाद अब आ चुका है। महानगरीय एक उपन्यास की धारा देखने को मिलती है। जैसे महानगरीय उपन्यास पे काफ़ी सारी कहानियाँ आपकी एक दुनिया समानांतर में भी हैं, ऐसे उपन्यास भी देखने को मिल रहे। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कर रे, न आने वाला का, निर्मल वर्मा का एक चीथड़ा सुख,
ये कुछ उपन्यास हैं। देखिए बहुत ज़्यादा याद नहीं रहेंगे, मेरे को कभी याद नहीं रहते थे ये नाम। मैं कैसे जैसे कि कोशिश करके क्योंकि पूछे भी नहीं जाते हैं ऐसे सीधे सीधे नाम, पर एक दो लगा के मैं उदाहरण मैनेज कर लेता था। तो आप भी ऐसे ही कोशिश करिए। यौन चेतना पर लिखे हुए पांडे बेचन शर्मा का चंद हसीनों के खतूत, कृष्णा सोबती का ये याद कर सकते हो सूरजमुखी अंधेरे के, राजकमल चौधरी का है एक मछली मरी हुई, मृदुला गर्ग का चित्त कोबरा। ये याद मैंने दो ही याद किए थे, एक तो कृष्णा सोबती का सूरजमुखी के अंधेरे के और एक चित्त कोबरा मृदुला गर्ग का, क्योंकि नारी चेतना वगैरह आप जब लिखते हो ना तब भी ये यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही महिला लेखन का और पे भी आप देख सकते हैं कृष्णा सोबती का मित्रों मरजानी और मन्नू भंडारी का आपका बंटी। ये आप याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा याद नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, फिर समकालीन उपन्यास में आप देखेंगे तो मीडिया क्रांति, मीडिया पर लिखा हुआ था रात का रिपोर्टर, उत्तर आधुनिकता पर विमल उर्फ जाएं तो कहा। यह आप देख लीजिएगा, नोट्स में है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मुझे कभी महत्वपूर्ण नहीं लगे, इसके बिना भी मेरा काम चल गया था, तो इतना ज़्यादा दिमाग का रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कहा था हिंदी का पहला उपन्यास पर आप एक शॉर्ट नोट लिखें। जैसे आपको मैंने उत्तर लिखना सिखाया था हिंदी की पहली कहानी, तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, इस पर आप शॉर्ट नोट लिखेंगे। ये नोट्स दिए गए हैं, इसी के आधार पर आप नोट्स लिखेंगे। कोशिश करूँगा मैं इसका भी आपको उत्तर लेखन सिखाऊं, तो अगर आने वाले टाइम में हो सका तो मैं एक वीडियो इसका डाल दूँगा। ठीक है, अब एक दो टॉपिक और बच गए हैं, उसके बाद जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं वही हमें देखने हैं, जैसे जैनेंद्र हैं, उसके बाद में भीष्म साहनी देखेंगे, और तीन उपन्यासकार जो हमारे सिलेबस में ही हैं। कौन कौन सा? गोदान मतलब प्रेमचंद हैं हमारे, मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु हैं, दिव्या यशपाल की दिव्या हैं। तो ये उपन्यास हम क्या करेंगे, एक महाभोज भी है मन्नू भंडारी का, तो वो हम देखेंगे, तो वो उपन्यासकार वहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये जो प्रमुख उपन्यासकार है ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को अभी तक इतना ही रखते हैं, छोटे छोटे वीडियोस में आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। नोट्स में दिखा दे रहा हूँ कि ये नोट्स मैंने अभी अपडेट भी किए हैं आप लोगों के लिए ही, तो हम भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। आप लोग बस तैयारी करते रहिए। देखिए मैं नहीं होता तो भी आपकी तैयारी होती, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिले। मैं कभी ये क्लेम नहीं करा, ना मेरा ये उद्देश्य है कि मैं पूरी तैयारी आप लोगों को कराऊं। जो आप तैयारी कर रहे हो उसको एक सही दिशा मिल जाए, बस इसी उद्देश्य के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ और हमारे तरफ से किया जाना चाहिए तो हम वो करने के लिए तत्पर हैं। आप फीडबैक हमें दे सकते हैं, मैसेज के थ्रू हमें बता सकते हैं। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो पुराना जो वीडियो है एटलीस्ट वहाँ से देख लें, और टेलीग्राम से वीकली सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।